जो टॉपिक है वह है मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतियाँ। मॉनेटरी और फिस्कल जो पॉलिसी होती है वह हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसी होती है कंट्री की, उसका इम्पोर्टेंट पार्ट होती है। जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वह हमारे सेंट्रल बैंक जो कि आरबीआई उसके द्वारा बनाई जाती है और उन्हीं के द्वारा क्रियान्वित की जाती है। और जो फिस्कल पॉलिसी है, राजकोषीय नीतियाँ हैं, वह हमारे देश की सरकार के द्वारा बनाई जाती हैं। इन दोनों का जो उद्देश्य होता है वह होता है देश का आर्थिक विकास। हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि जो रिजर्व बैंक है उसने रेपो रेट में वृद्धि कर दी, कमी कर दी, सीआरआर में चेंज कर दिया। तो ये जो होती है ये सब मॉनेटरी पॉलिसी का ही पार्ट होती है। तो हम अब पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी का मीनिंग। मॉनेटरी पॉलिसी इज ए पार्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी किसका पार्ट होती है? इकोनॉमिक पॉलिसी का। मॉनेटरी पॉलिसी क्या करती है? यह मैनेज करती है द साइज एंड ग्रोथ रेट ऑफ द मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी। यह कंट्री में ये डिसाइड करती है कि देश में कितनी करेंसी इशू करनी है और किस तरीके से मनी सप्लाई को मैनेज करना है, ताकि जो देश का आर्थिक विकास अच्छी तरीके से हो और न तो ज़्यादा इन्फ्लेशन की कंडीशन आए इकोनॉमिक में, न डिफ्लेशन की कंडीशन आए। मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड विद सप्लाई ऑफ मनी। मॉनेटरी पॉलिसी किससे संबंधित होती है? जो मुद्रा की जो सप्लाई है वह कितनी करनी है, क्रेडिट पॉलिसी, रेट ऑफ इंटरेस्ट और जो इंटरेस्ट की जो रेट है उनसे ये रिलेटेड होती है। मॉनेटरी पॉलिसी इज फॉर्मुलेटेड एंड एग्जीक्यूटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मॉनेटरी पॉलिसी किसके द्वारा बनाई जाती है? हमारे देश के केंद्रीय बैंक जो कि आरबीआई उसके द्वारा। दीज पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड थ्रू डिफरेंट टूल्स। ये जो पॉलिसी बनाई जाती है मॉनेटरी पॉलिसी, इनके लिए जो हमारे देश का जो बैंक है आरबीआई, वह बहुत से जो टूल्स है वह यूज लेता है। जैसे कि वह इंटरेस्ट रेट में समायोजन करता है, परचेज और सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और जो सरकारी प्रतिभूति है उनको खरीद के और बेच के, और जो जो कैश की जो सप्लाई है इकोनॉमी में उसमें चेंज करके देश में इसे मैनेज करता है मनी सप्लाई को। जो ऑब्जेक्टिव्स है मॉनेटरी पॉलिसी की वह क्या क्या है? प्राइस स्टेबिलिटी। फर्स्ट जो इसका ऑब्जेक्टिव है वह है प्राइस स्टेबिलिटी, मूल्य में स्थायित्व। अब जैसे कि अगर देश में बहुत ज़्यादा मनी सर्कुलेट होगी, आरबीआई के द्वारा बहुत ज़्यादा करेंसी इशू की जाएगी, तो देश में सब लोगों के पास में जो पैसे की जो उपलब्धता है वह ज़्यादा होगी, जिससे उनकी डिमांड बढ़ेगी। और ज़्यादा डिमांड होने से जो जो प्राइस है मार्केट में वह बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, जिससे देश में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाएगा, जो कि इकोनॉमी के लिए ज़्यादा सही नहीं है। और अगर जो करेंसी इशू है बहुत ज़्यादा कम की जाएगी, तो इससे क्या होगा? देश में जो लोगों के पास में कम पैसा होने के कारण उनकी जो डिमांड है वह भी बहुत कम होगी, और जो प्राइस है वह बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, जिससे देश में डिफ्लेशन, मंदी की स्थिति आ जाएगी। तो इस तरीके से इन दोनों कंडीशन में न तो जो हमारी इकोनॉमी है उसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो, नहीं बहुत ज़्यादा डिफ्लेशन हो, इन दोनों में बैलेंस किया जाएगा। और एक ताकि जो प्राइस है उनका एक सामान्य स्तर बना रहे। तो इस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू आरबीआई प्राइस में स्टेबिलिटी लाती है। फुल एम्प्लॉयमेंट। जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उनका जो इफ़ेक्ट है वो देश के रोज़गार पे भी पड़ता है। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी इस तरीके से बनाई जाती है ताकि जो हमारी इकोनॉमी है उसमें रोज़गार की स्थिति बनी रहे। थर्ड है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मॉनेटरी पॉलिसी का जो थर्ड ऑब्जेक्टिव है वह है देश का आर्थिक विकास हो। मॉनेटरी पॉलिसी इस तरीके से फॉर्मुलेट की जाएगी जिससे कि एक्सपोर्ट में वृद्धि हो और देश में प्रोडक्शन भी बढ़े और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़े, और जो लोगों का जो जीवन स्तर है उसमें भी सुधार हो। तो इस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना भी मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है। फोर्थ है एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी में क्या होता है कि अगर देश में जो करेंसी है आरबीआई के थ्रू बहुत ज़्यादा इशू की जाएगी, तो उससे क्या होगा? जो हमारे देश की जो करेंसी है उसका जो वैल्यू है वह अन्य देश की जो करेंसी है उसके कंपैरिजन में जो कम हो जाएगा। तो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू आरबीआई जो एक्सचेंज रेट है, विनिमय दर है, उसमें भी स्थायित्व लाती है।
अब जो इंस्ट्रूमेंट है मॉनेटरी पॉलिसी को, उनको दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो होता है क्वांटिटेटिव टेक्निक और सेकंड है क्वालिटेटिव और सिलेक्टिव टेक्निक। क्वांटिटेटिव टेक्निक में क्या करती है, जो देने जो 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 साख की जो मात्रा है उसमें चेंज करके ये मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू देश में मुद्रा की जो सर्कुलेशन है उसको मैनेज करती है। तो अब इसमें क्या होता है, जब देश में बहुत ज़्यादा महंगाई होती है तो आरबीआई क्या करती है, जो अपनी दो पॉलिसी होती है, एक तो होती है एक्सपेंशन पॉलिसी, एक होती है कॉन्ट्रैक्शन पॉलिसी। एक्सपेंशन पॉलिसी में क्या होता है, जब आरबीआई देश में बहुत ज़्यादा मंदी हो तो वह देश में करेंसी ज़्यादा इशू करती है, तो इसको बोलते हैं एक्सपेंशन पॉलिसी। और जब बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो देश में तो आरबीआई क्या करती है, जो देश में करेंसी जो इशू है उसको कम करती है, ताकि लोगों के पास में जो क्रेडिट की जो उपलब्धता वह कम हो। तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन पॉलिसी। तो इस तरीके से ये दो पॉलिसी होती हैं। अब जो इंस्ट्रूमेंट है मॉनेटरी पॉलिसी के, उसमें जो फर्स्ट क्वांटिटेटिव टेक्निक है, हम उसमें क्वांटिटी टेक्निक में आरबीआई के द्वारा कौन कौन से टूल काम में लिए जाते हैं। तो एक तो फर्स्ट तो इसमें बैंक रेट, और जिसे इंटरेस्ट रेट भी कहते हैं। अब बैंक रेट क्या होती है कि हमारे देश में जो कॉमर्शियल बैंक हैं, कॉमर्शियल बैंक कौन से होते हैं, जैसे कि एसबीआई, आईडीबीआई, पीएनबी, ये जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं, इनको जो फंड है वो कौन अवेलेबल करवाता है, आरबीआई। अब ये जो कॉमर्शियल बैंक है एसबीआई जैसे, ये फंड के लिए किसके पास जाएगा, आरबीआई के पास। अब आरबीआई जो एसबीआई को जो फंड अवेलेबल करवाएगी, उसके बदले जो एक रेट है वह चार्ज करेगी। तो अगर एसबीआई आरबीआई से लॉन्ग टर्म के लिए फ़ंड लेती है तो और आरबीआई जो इंटरेस्ट चार्ज करेगी एसबीआई पर, उसको क्या बोलते हैं, बैंक रेट। जो बैंक रेट है अब करंट में वह कितनी है, 4.25%। और एक दूसरी होती है रेपो रेट। रेपो रेट क्या होती है, जब कॉमर्शियल बैंक जैसे मान लो पीएनबी या एसबीआई जो भी हो, यह आरबीआई के पास जाती है शॉर्ट टर्म फंड के लिए। अब जो शॉर्ट टर्म फंड के लिए जो आरबीआई पीएनबी से जो रेट चार्ज करेगी उसको क्या बोलते हैं, रेपो रेट। और एक होती है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या होती है कि जो जैसे मान लीजिए अब जो कॉमर्शियल बैंक है उनके पास में बहुत सारा फंड पड़ा है और उनके पास में लोगों को डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं करना और इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना उस फंड को। तो वो क्या करेगी, अपना जो फंड है उनके पास में जो सरप्लस में पड़ा है वह किसको देगी, वो आरबीआई को देगी। अब क्या हो रहा है इसका रिवर्स रेपो रेट में, अब जो कॉमर्शियल बैंक है वह आरबीआई को फंड दे रही है। अब जो ये कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को फंड देने के लिए जो इंटरेस्ट की जो रेट वसूल करेगी उस फंड पे, उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट अब रिसेंट में कितनी है, 3.35%। और ये क्या होती है, ये रेपो रेट से कम होती है, क्योंकि आरबीआई को कोई फ़ंड की ज़रूरत तो होती नहीं है, इसलिए ये कॉमर्शियल बैंक से रेपो रेट से कम रेट पे ही फ़ंड लेगी। तो इस तरीके से ये रेट होती है। अब आरबीआई क्या करेगी, अगर बहुत ज़्यादा उसको लग रहा है कि कंट्री में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो रहा है, इन्फ्लेशन की कंडीशन में क्या करेगी आरबीआई, ये जो रेपो रेट है, बैंक रेट है, इनको क्या करेगी, ये इनमें वृद्धि कर देगी। इनमें वृद्धि होने से क्या होगा, जो कॉमर्शियल बैंक है वो आरबीआई से कम फंड लेना चाहेगी, और कम फंड होगा अगर कॉमर्शियल बैंक के पास में, तो वो लोगों में जो डिस्ट्रीब्यूट करती है लोन के थ्रू या और अदर वे से वो कम करेगी, जिससे कि लोगों के पास में जो साख की मात्रा है वह भी कम होगी। तो इन्फ्लेशन की कंडीशन में तो ये क्या कर देती है, रेट में इंक्रीज कर देती है, और डिफ्लेशन में क्या कर देती है, इन रेटों में कमी कर देती है, ताकि लोगों में जो क्रेडिट है वह बढ़ सके और जो
साग की मात्रा लोगों के पास में ज़्यादा हो ताकि उनकी डिमांड बढ़ सके। तो इस तरीके से ये इन टेक्निक को यूज करती हैं। सेकंड है चेंज रिजर्व रिक्वायरमेंट। दूसरा क्या होता है कि जो रिजर्व रिक्वायरमेंट से संबंधित चेंज करके यह साग की मात्रा उसको मैनेज करती है। एक तो होता है CRR। CRR कितना होता है? CRR क्या होता है? इसका फुल नेम है कैश रिजर्व रेशियो। आर कॉमर्शियल बैंक होते हैं जो हमारे कंट्री में, उनको अपनी कुल समय और मांग जमाओं का कुछ जो परसेंट है वह RBI के पास में रखना पड़ता है। उनको अपने पास में जो पूरा फंड है वह लोगों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती। उसको थोड़ा जो है उसका जो RBI के द्वारा डिसाइड होता है कि कितना परसेंट रखना है RBI के पास में। अब रिसेंट में जो CRR है वह कितना है? रिसेंट में 4%। अब RBI क्या करती है, जब बहुत ज़्यादा महंगाई होगी, इन्फ्लेशन की कंडीशन होगी, तो RBI क्या करेगी, इस CRR को बढ़ा देगी ताकि जो ज़्यादा फंड हो है RBI के पास में रखना पड़े और वो जो कॉमर्शियल बैंक होती है वो कम डिस्ट्रीब्यूट कर सके फंड को। कैश रिजर्व रेशियो जो मैक्सिमम हो सकता है वह 15% हो सकता है। दूसरा होता है SLR। SLR क्या होता है? स्टेचुरी लिक्विड रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात। RBI को अपनी कुल जमाओं RBI के पास कॉमर्शियल बैंक को अपनी कुल जमाओं का कुछ निश्चित प्रतिशत अपने खुद के पास में कैश के रूप में, गोल्ड के रूप में या स्पेसिफाइड जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है उनमें रखना पड़ता है। तो अब इन्फ्लेशन में तो क्या करेगी RBI, इस रेशियो में वृद्धि कर देगी, और जब मंदी होगी, डिफ्लेशन होगा, तो इस रेशियो को क्या कर देगी, कम कर देगी। तो इस तरीके से जो SLR है उसमें चेंज करके मनी सप्लाई को मैनेज करती है RBI। और जो प्रेजेंट में जो SLR है वह कितना है? 18% है। RBI अपनी जो ये मॉनेटरी पॉलिसी होती है बाई मंथली होती है, और ये बाई मंथली में ये चेंज करती रहती है RBI। C है इसमें ओपन मार्केट ऑपरेशन। RBI खुले बाजार की क्रियाओं के द्वारा जो मनी सप्लाई है कंट्री में उसको मैनेज करती है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, RBI जब इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदना और बेचना होता है, ये ओपन मार्केट ऑपरेशन कहलाता है RBI का। इसमें क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो कंट्री में, तब तो क्या करेगी, मनी सप्लाई को मैनेज करने के लिए यह क्या करेगी, अपनी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उनको क्या कर देगी, अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को मार्केट में सेल कर देगी। और जो डिफ्लेशन होगा तब ये क्या करेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज कर लेगी, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करने से क्या होगा, इकोनॉमिक में जो पैसों की जो उपलब्धता है वह ज़्यादा हो जाएगी, और परचेज करने में गवर्नमेंट सिक्योरिटी को जो पैसे की जो RBI इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज कर लेगी, और जब बहुत ज़्यादा डिफ्लेशन होगा, मंदी की स्थिति में क्या करेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेच देगी ताकि जो क्रेडिट है वह बढ़ सके। तो इनको ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। ये जो मेथड्स हैं वह जो RBI के क्या कहलाते हैं, क्वांटिटेटिव टेक्निक। और जो सेकंड मेथड है RBI के वह क्वालिटेटिव टेक्निक, गुणात्मक विधियाँ। इसमें क्या करती है, फर्स्ट है राशनिंग ऑफ क्रेडिट। वह जो साग की जो मात्रा है जो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है लोन के थ्रू या किसी अदर मेथड से, उनको कंट्रोल करती है। कि इसमें क्या होती है, RBI डिसाइड कर देती है कि इतनी मात्रा एक अलग अलग वर्गों के लिए जो बैंकों के द्वारा, व्यापारिक बैंकों के द्वारा जो लोगों को जो ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा या जो क्रेडिट दी जाएगी, उसकी जो मात्रा है अलग अलग जो वर्ग है उसमें बना दी जाती है, जिससे कि यह जो इकोनॉमिक में साग की जो उपलब्धता है उसको मैनेज करती है। B है इसमें रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट। क्या करती है, लोगों के यह जो इसमें क्या करती है, ये नियम बना देती है कंज्यूमर क्रेडिट पर, अलग अलग किस तरीके से उनकी जो किस्तें होगी, और उसको उसमें ये रूल्स बना के उसका क्रेडिट को कंट्रोल करती है। और थर्ड है डायरेक्ट एक्शन। इसमें क्या होता है कि RBI के द्वारा जो बैंक है, हमारे कॉमर्शियल बैंक होते हैं, उन पर प्रत्यक्ष कार्रवाई की जाती है कि उनकी रेगुलेशन नहीं मानने पर उनमें फ़ाइन
वगैरह लगाया जाता है और उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है और उसके थ्रू मैनेज किया जाता है मनी सप्लाई को। और जो डी है मोरल फ्यूजन, इसमें क्या होता है कि आरबीआई के द्वारा नैतिक दबाव करके देश में मनी कंट्रोल किया जाता है। तो इस तरीके से आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी होती है। आरबीआई के जो प्रेजेंट में जो गवर्नर हैं वह है शक्तिकांत दास, ये 25वें गवर्नर हैं। मॉनेटरी पॉलिसी में जो मेंबर होते हैं वह 6 मेंबर होते हैं। अब जो सेकंड होती है वो फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है, गवर्नमेंट के थ्रू पब्लिक डेब्ट, बजट और पब्लिक एक्सपेंडिचर कितना करना है, पब्लिक रेवेन्यू कितनी आएगी, बजट कौन सा बनाना है, सरप्लस बजट बनाना है या डेफिसिट बजट बनाना है, घाटे का बजट बनाना है। इस तरीके से इनमें पॉलिसी बना के और कुछ अपनी जो योजनाएं होती हैं और टैक्स जो स्ट्रक्चर है इकोनॉमी में उसमें चेंज करके, रेट में चेंज करके ये क्या करती है, देश में जो मनी सप्लाई है और उसको मैनेज करती है। तो इस तरीके से हमारी जो कंट्री है उसमें मॉनेटरी पॉलिसी और जो फिस्कल पॉलिसी होती है दोनों ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और मनी सप्लाई को मैनेज करने के लिए और इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में बैलेंस बनाने के लिए यूज की जाती है।